फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय लेखांकन से संबंधित एक गणितीय प्रश्न को करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है और राष्ट्रीय आय लेखांकन में कौन कौन से खाते होते हैं। सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय लेखांकन में 5 खाते होते हैं। पहला व्यवसायिक क्षेत्र का खाता होता है, दूसरा पारिवारिक क्षेत्र का खाता होता है, तीसरा हम निवेश क्षेत्र का कहते हैं, चौथा सरकारी क्षेत्र का होता है, पांचवा विदेश व्यापार क्षेत्र का होता है। जब हम राष्ट्रीय आय लेखांकन करते हैं तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का हम इस प्रकार से एक मैट्रिक्स टेबल बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले में बताया, ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, जिसमें एक तरफ रिसिप्ट लिखा जाता है, दूसरी तरफ पेमेंट्स लिखा जाता है, और सामान्य रूप से अगर कुछ बचत होती है तो उसको नीचे लिखकर जो अकाउंट होता है उसको इक्वल किया जाता है, संतुलित किया जाता है। सिमिलरली राष्ट्रीय आय लेखांकन में एक राष्ट्र में 5 प्रकार की जो गतिविधियां होती है, एक व्यवसायिक क्षेत्र की गतिविधि होती है, एक पारिवारिक क्षेत्र की गतिविधि होती है, एक सरकारी क्षेत्र की गतिविधि होती है, निवेश क्षेत्र की होती है और विदेश व्यापार की होती है। इसके अलावा कोई गतिविधियां है तो हम उसको नेचर के हिसाब से इनमें से किसी एक सेक्टर में मान लेते हैं, और सामान्य रूप से 5 ही खाते इसमें होते हैं। अब देखिए, जब खाता जब हम बनाते हैं तो यहाँ राष्ट्रीय आय का खाता बनाते हैं तो देखिए, व्यवसायिक क्षेत्र में इस तरफ जब वर्टिकल की बात आती है तो हम इसमें पेमेंट्स को लिखते हैं, और हॉरिजॉन्टल की बात आती है तो हम इसमें प्राप्तियों को लिखते हैं। यानी ये सारे व्यवसायिक क्षेत्र के भुगतान होंगे, ये सारी व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां होंगी। ऐसे ही पारिवारिक क्षेत्र के ये सारे भुगतान होंगे और ये सारी पारिवारिक क्षेत्र की प्राप्तियां होंगी। यानी हर खाते में हम ये लेंगे कि जो लंबवत कॉलम है उसके अंदर हम भुगतान को लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, क्षैतिज जो कॉलम है, उनमें हम प्राप्तियां को लेंगे। एग्जांपल के लिए कल जब हमने एक टेबल बनाई थी उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया था कि किस प्रकार से कौन सी एंट्री किधर इसमें जाती है। हमने ये देखा कि जो भुगतान व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा किए जाते हैं वो मिलते किसको हैं, जैसे किराया है, लाभ है, लगान है, रॉयल्टी है, प्रोप्राइटर की इनकम है। देखिए, किराया, अगर हमने किसी व्यवसायिक क्षेत्र को दुकान किराए पे दे रखी तो किराया इनका भुगतान होगा, प्राप्ति हमको मिलेगी। इसी प्रकार से हमारे परिवार से श्रमिक जाते हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको मजदूरी का भुगतान होता है, तो व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान मजदूरी और प्राप्तियां किसको होती है, परिवार को होती है। इसी प्रकार से हमारे व्यक्ति कोई जाकर व्यवसायिक क्षेत्र में प्रबंधक का कार्य देखते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र से उनको वेतन के रूप में वेतन प्राप्त होता है, तो व्यवसायिक क्षेत्र वेतन का भुगतान व्यवसायिक क्षेत्र करता है, प्राप्तियां परिवार को होती है। इसी प्रकार से लगान, रॉयल्टी आदि भी व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान होता है, प्राप्तियां परिवार को होती है। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर अगर कोई है तो अप्रत्यक्ष कर व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, प्राप्तियां सरकार को उसमें होगी। विदेशों में कोई निवेश किया जाता है तो ये इनका भुगतान है, विदेशों को प्राप्तियां होगी। अगर व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा कोई निवेश पर व्यय किया जाता है तो निवेश पर व्यय किया जाता है तो इनकी प्राप्तियां होगी, इनका भुगतान होगा। यानी हर एंट्री में हमको यह देखना है कि इसका पेमेंट किसने किया और इसकी प्राप्ति किसको हुई। बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए PCIGF दोनों तरफ लेना है। P से P जहां मिलता है वहां क्रॉस लगा दीजिए, C से C जहां मिल रहा है वहां क्रॉस लगा दीजिए, I से I जहां मिल रहा है वहां क्रॉस लगा दीजिए, G से G जहां मिल रहा है वहां क्रॉस लगा दीजिए, F से F जहां मिल रहा है वहां क्रॉस लगा दीजिए। फिर बीच वाले क्रॉस के ऊपर और नीचे क्रॉस कर दीजिए और लास्ट वाले क्रॉस के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। ये मैंने कल आपको डिस्कस करके बताया था। अब जितनी भी एंट्रियां हैं, देखिए हमने एक सवाल लिया है। ये जो सवाल है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2002 में, 2007 में, 2013 में ये सवाल आया हुआ है परीक्षा में, जिसके अंदर कुल 33 एंट्रीज दे रखी है। इन एंट्रीज के आधार पर उसको मैट्रिक्स लेखा में रखना है। तो एंट्रीज क्या क्या दे रखी है? टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय किया जाता है 4720 रुपए, गैर टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय किया जाता है 2528 रुपए, सेवाओं पर 2473 रुपए व्यय होता है, राष्ट्रीय ऋणों पर 389 करोड़ रुपए व्यय होता है, व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा ब्याज का भुगतान 105 करोड़ रुपए का किया जाता है, बिक्री कर 984 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है, उत्पादन कर 304 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है, व्यक्तिगत आयकर 2107 करोड़ रुपए है, अनुदान पर 112 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को 120 करोड़ रुपए पेंशन में बांटे जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को सरकार से जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं वो 703 करोड़ के होते हैं, और शेष विश्व से परिवार को 89 करोड़ रुपए का हस्तांतरण भुगतान होता है। इसके अलावा विनियोग पर जो खर्चा किया जाता है
वो 683 करोड़ होते हैं। अनुसंधान और विकास व्यय पर 385 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद की जाती है 1380 करोड़ रुपए की। विदेशों के द्वारा ये देश में विनियोग किया जाता है 74 करोड़ रुपए का। विदेशों से जो सुरक्षा सामग्री की खरीद की जाती है वो 305 करोड़ की जाती है। और व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा विदेशों को भेजे गए शिष्टमंडलों पर 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाता है। इसके अलावा देखिए 19वीं एंट्री, सरकार द्वारा विदेशी सैनिक ठिकानों पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा कच्चे तेल का आयात किया जाता है 190 करोड़ का। पूंजीगत उपभोग भत्ता यानी जो डेप्रिसिएशन है वो 667 करोड़ रुपीज का होता है। इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र जो मजदूरी का भुगतान करता है वो 4000 करोड़ का करता है। इसके अलावा वेतन का भुगतान 2839 करोड़ का करता है। अवितरित लाभ जो होते हैं वो 72 करोड़ रुपए के होते हैं। 200 रुपए किराए के रूप में व्यवसायिक क्षेत्र, 200 करोड़ रुपए व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा दिए जाते हैं। रॉयल्टी के रूप में 151 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। स्वरोजगारों को 3601 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। लाभांश 610 करोड़ रुपए होता है। परिवार द्वारा फीस व जुर्माने जो हैं वो 63 करोड़ के होते हैं। बचते निजी और पारिवारिक 916 करोड़ की है। सरकारी बचत 867 करोड़ रुपए का है। 590 का निर्यात किया जाता है और 1267 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद होती है। ये सारी हमने एंट्री बताई कि कुल 33 एंट्री की जाती है। अब सारी एंट्री को हमने 33 एंट्री को पूरे के पूरे को इस टेबल में रखना है। बहुत आसान कार्य है। दिखने में ये सवाल थोड़ा टफ लगता है, पर आप जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो लगेगा बहुत आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो हम एक एक एंट्री को लेते हैं। टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय। देखिए, टिकाऊ वस्तु पर व्यय उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। हम मकान पर व्यय कर सकते हैं, जमीन पर व्यय कर सकते हैं, जायदाद पर व्यय कर सकते हैं, हम कोई कार खरीद सकते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। तो जो हम टिकाऊ वस्तु पर खर्चा करते हैं ये हमारा खर्चा है। व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां, तो देखिए हमारा भुगतान और व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां 4720 रुपए। इसी प्रकार से हम गैर टिकाऊ जैसे नमकीन, ब्रेड, बटर पर खर्चा करते हैं, कपड़ों पर खर्चा करते हैं, जूतों पर खर्चा करते हैं, पेन पेंसिल पर खर्चा करते हैं। ये गैर टिकाऊ वस्तुओं पर खर्चा है 2528 रुपए। ये हमारा खर्चा है, पर ये मिलता व्यवसायिक क्षेत्र को है। हम पेन खरीदते हैं तो पेन वाली कंपनी के पास जाता है, हम नमकीन खरीदते हैं तो नमकीन वाली कंपनी के पास जाता है, हम ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड वाले के पास जाता है, बटर खरीदते हैं तो बटर वाले के पास जाता है। तो हमारा भुगतान है व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां 2528। ये हमने दूसरी एंट्री भी कर ली। सेवाओं पर वे हम किसी वकील की सेवा लेते हैं, हम चार्टेड अकाउंटेंट की सेवा लेते हैं, हम वॉशरमैन की सेवा लेते हैं, हम घरेलू नौकर की सेवा लेते हैं, या किसी भी प्रकार की हम सेवा लेते हैं, तो ये हमारा भुगतान है। और व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां 2473 करोड़ रुपए। ये तीनों एंट्री है, इनका टोटल हमने सुविधा के लिए लिख दिया 9721 करोड़ रुपए कुल मिले। अब देखिए, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज सरकार के द्वारा किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, महिला सम्मान निधि है, राजलक्ष्मी बॉन्ड है। इस प्रकार की जो राष्ट्रीय ऋण है इन पर जो ब्याज चुकाया जाता है ये ब्याज सरकार के द्वारा चुकाया जाता है और ये प्राप्तियां मिलती है हम लोगों को, क्योंकि हमने वो पैसा चुका रखा हुआ है। हमने इंदिरा विकास पत्र खरीदे या किसान विकास पत्र खरीदे या किसी रूप में, तो 389 रुपीज जो है राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज है ये सरकारी क्षेत्र का तो भुगतान है और प्राप्तियां हम लोगों को। ये हमने के 4 एंट्रियां कर ली। व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा ब्याज का भुगतान, देखिए हम किसी कंपनी को उधार देते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो हमको अगर हमने पैसा उधार दिया है तो वह कंपनी हमको लाभ के रूप में पैसा देगी, ब्याज के रूप में पैसा देगी। हमने शेयर लिया है तो वो लाभांश के रूप में हमको पैसा देगी। तो अगर हमने व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा ब्याज का भुगतान, इनका भुगतान है, प्राप्तियां हमको होती है 105 करोड़ रुपए की एंट्री होगी 105 करोड़ रुपए की। अब देखिए बिक्री कर सामान्य रूप से व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा कुछ वस्तु और सेवाओं की बिक्री की जाती है, तो कर भी व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा ही चुकाया जाएगा। पर बिक्री कर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि कर हम नहीं लगाते हैं, कर सरकार लगाती है। तो देखिए बिक्री कर जो है, बिक्री कर 984 करोड़ रुपीज इनका भुगतान है और सरकार की प्राप्तियां, ये देखिए यहाँ सरकार का खाता है, इसमें हमने इसकी प्राप्तियां लिख दी। बिक्री कर। उत्पादन कर, जो भी उत्पादन करते हैं किसी भी प्रकार का उनको कर चुकाना पड़ता है। तो उत्पादन कर व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है और प्राप्तियां किसको होगी, कर के रूप में सरकार को होगी। तो ये उत्पादन कर 304 करोड़। व्यक्तिगत आय कर, हमारी इनकम पर जो कर लगता है
वो व्यवसायिक क्षेत्र नहीं चुकाएगा, वो कर हमको ही चुकाना पड़ता है। तो व्यक्तिगत आयकर जो है, ये व्यक्तिगत आयकर जो इसमें 2107, ये हमारा भुगतान है, पर प्राप्तियां सरकार को होगी, क्योंकि सभी प्रकार का कर सरकार को मिलता है। तो ये देखिए 2107 सरकार हमारा कर का भुगतान है और ये सरकार की प्राप्तियां हैं। अनुदान के लिए हमने पहले से भी, कल भी हमने डिस्कस किया था कि अनुदान एक ऋणात्मक कर होता है। तो ये क्या है, ये भुगतान इनका है और प्राप्तियां यहाँ नेगेटिव के रूप में लिखी जाएगी। तो 984 प्लस 304 में से 112 घटाया तो ये आएगा 1176। इसके बाद देखिए, अनुदान के बाद वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन, पेंशन जो वृद्ध व्यक्तियों को होती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकार का भुगतान है, और ये वृद्ध व्यक्ति कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो इनकम जो होगी वो परिवार को प्राप्त होगी। तो सरकार का भुगतान और परिवार को प्राप्तियां, वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन 120 करोड़ रुपए की एंट्री, वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन ये 120 करोड़ रुपए की एंट्री, सरकार का भुगतान है और परिवार की इनकम है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय लोगों को सरकार से जैसे छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा प्राप्त हो सकता है, विधवाओं को पेंशन के रूप में सरकार पैसा दे सकती है, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में सरकार पैसा दे सकती है, जो बीपीएल परिवार है उनको कोई कैश इंसेंटिव दे सकती है। तो ये जो ऐसा पैसा है जिसके बदले वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये 703 करोड़ रुपए स्थानीय लोगों को सरकार से मिला, सरकार ने दिया और आया किसमें, परिवार में। तो ये देखिए, तीनों का हमने जोड़ करके 1212 लिख दिया ताकि सुविधा रहे। इसके बाद देखिए, शेष विश्व से परिवार को, यानी हमारा कोई भाई विदेश में रह रहा है और वो हमारे यहाँ पैसे भेजता है, या हमारा कोई रिलेटिव है वो विदेश में रह रहा है और वो पैसा भेजता है, तो ये देखिए, शेष विश्व से परिवार को 89 करोड़ ये भुगतान करने वाला है, और मिला किसको है, ये देखिए परिवार को मिला है 89 करोड़ रुपीज। इसके बाद देखिए, कोई विनियोग किया जाता है, जब भी हम कोई विनियोग करेंगे तो विनियोग के लिए मशीन खरीदेंगे, तो मशीन खरीदेंगे तो पैसा किसको मिलेगा, पैसा मिलेगा व्यवसाय क्षेत्र को। आप मान लीजिए एक टैक्सी खरीदते हैं किराए पे चलाने के लिए, आपका विनियोग है, तो टैक्सी कहां से खरीदेंगे, व्यवसाय क्षेत्र से खरीदेंगे। तो देखिए, इन्वेंट्री विनियोग 683 करोड़ रुपए है, ये निवेश खाते से पैसा दिया गया और ये मिला किसको है, व्यवसाय क्षेत्र को मिला। जैसे हम इन्वेंट्री विनियोग के रूप में हम मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के लिए हम मान लीजिए बैंक से कर्जा लेते हैं, तो वो विनियोग जो हमने वहां से बैंक से तो पैसा निकाला, पर गया किसमें, व्यवसाय क्षेत्र में जाएगा। क्योंकि मकान के लिए हम सीमेंट खरीदेंगे तो सीमेंट कंपनी व्यवसाय क्षेत्र की है, मकान के लिए हम लोहा खरीदेंगे तो लोहा कंपनी व्यवसाय क्षेत्र की है, मकान के लिए हम रंग रोगन खरीदेंगे तो वो भी व्यवसाय क्षेत्र में जाएगा, ईंट खरीदेंगे, रेती खरीदेंगे, और भी कुछ चीज खरीदेंगे, मार्बल खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो व्यवसाय क्षेत्र में जाएगा। इन्वेंट्री विनियोग की बात आ गई। अब अनुसंधान और विकास व्यय किया जाता है, कोई रिसर्च पर खर्चा किया जाता है, तो ये जो रिसर्च पर खर्चा है, ये रिसर्च पर खर्चा भी निवेश, ये एक तरह से निवेश है। अगर हम कोई अनुसंधान पर खर्चा करते हैं, कोई रिसर्च पर खर्चा करते हैं, तो ये एक निवेश है। तो निवेश खाते का खर्चा है, पर मिलेगा किसको, व्यवसायिक क्षेत्र को मिलेगा। क्योंकि निवेश के लिए हम मान लो कोई मशीन खरीदते हैं, अनुसंधान के लिए हम पेपर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, अनुसंधान के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल खरीदने के लिए कुछ उपकरण खरीदते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा व्यवसायिक क्षेत्र को प्राप्त होगा, निवेश क्षेत्र से निकलेगा। क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए हमने जहां से भी पैसा लिया 385 करोड़ रुपए। व्यवसाय क्षेत्र द्वारा पूंजीगत वस्तु की खरीद, व्यवसायिक क्षेत्र जो है वो कुछ चीजों की खरीद करता है, पैसा पूंजीगत वस्तु, जैसे कोई मशीन खरीदता है, कोई उपकरण खरीदता है, कोई तकनीक खरीदता है, तो वो क्या करता है, बैंक से पैसा उधार लेता है, तो ये 1380 करोड़ रुपए निवेश क्षेत्र का भुगतान है, मिलेगा किसको, पारिवारिक व्यवसाय क्षेत्र को। क्योंकि देखिए, व्यवसाय क्षेत्र द्वारा पूंजीगत वस्तु की खरीद के रूप में मान लीजिए हम लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं, या हम लोग टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी खरीदते हैं, या एक शक्कर फैक्ट्री है, शक्कर बनाने की फैक्ट्री, वो मशीनें खरीदती है, या सूती वस्त्र उद्योग हस्तकरघे खरीदता है, तो ये वहां से पैसा उधार लेंगे, बैंकों से पैसा उधार लेंगे, वित्तीय संस्थाओं से पैसा उधार लेंगे, पर वो जो चीनी बनाने की मशीन है वो आएगी कहां से, व्यवसायिक क्षेत्र से ही आएगी। या हम पावर लूम खरीद रहे हैं, कर्जा खरीद रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो आएगा कहां से, तो इनकी प्राप्तियां, भुगतान इनका है 1380 करोड़ रुपए। अब इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं विदेशियों द्वारा ए देश में विनियोग कर रहे हैं, ए देश में कौन कर रहा है, विदेशियों द्वारा। तो विदेश ये देखिए, हमारा जो पैसा है
वो विदेशों में निवेश कर रहे हैं। हमारा विदेशी हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो दूसरी जगह आएगा, पर हमारा पैसा हमने क्या किया, दूसरी जगह निवेश किया। तो 74 करोड़ रुपए विदेशों से सुरक्षा सामग्री की खरीद। देखो, विदेशों से आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आयात है। विदेशों से आप सुरक्षा सामग्री खरीदें, गेहूं खरीदें, कपड़ा खरीदें, वो आयात है। तो आयात सारा यहाँ आता है, आपको पता है, क्योंकि हमने बताया था चार्ट में आयात यहाँ आता है। तो विदेशों से सुरक्षा सामग्री की खरीद, ये 350, ये आयात है, इसलिए इसकी खर्चा इसमें लिखा। व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा विदेशों से भेजे गए, यानी व्यवसायिक क्षेत्र विदेशों में कोई शिष्टमंडल भेजता है, कोई डेलीगेट्स भेजता है कि तुम समझ के आओ कि वहां पर ये प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, वो प्रोडक्शन हमको करना है। तो ये एक तरह से विदेशों को पैसा प्राप्त होगा, तो ये एक तरह से इंपोर्ट ही। ये देखिए, तो ये व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, प्राप्त किसको होगा, ये विदेशी क्षेत्र को होगा। इसी प्रकार से देखिए, सरकार कोई विदेशी सैनिक ठिकानों पर पैसा खर्च करती है। जैसे भारत सरकार है, वो श्रीलंका में कुछ सैनिक ठिकाना है उस पर खर्चा करती है, या भारत ने वियतनाम में कुछ सैनिक ठिकाना खोल रखा है, उस पर पैसा खर्च करती है। ये 80 करोड़ रुपीज का है। तो हमारा भुगतान है, पर ये विदेशों को प्राप्त है। ये आपको देखिए, सरकार की जरूरत नहीं है, विदेशों में देखिए, ये जो मॉडल है ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहां सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन होता है। तो यहाँ हमने सरकार लिखा है, तो भुगतान सरकार का होना चाहिए। पर यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये भी आयात की तरह है, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। पैसा बाहर जा रहा है तो आयात हुआ, आयात हुआ तो पैसा बाहर जा रहा है, तो आयात में हमने इसको लिख दिया। इसके बाद देखिए, व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा कोई कच्चे माल का आयात किया जाता है, विदेशों से कोई कच्चा माल खरीदा जाता है 190 करोड़ रुपए का। तो ये व्यवसायिक क्षेत्र का ये आयात है, इसलिए हमने 190 करोड़ आयात लिख दिया। तो सारे आयात लिख दिए, इनका जोड़ होगा 605 करोड़। इसके बाद में देखिए, पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल, ये पूंजी उपभोग भत्ता मैंने बताया था, व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, निवेश क्षेत्र की प्राप्तियां 6,667 करोड़ पूंजी उपभोग भत्ता। ये कल मैंने जो चार्ट बनाया था, उस चार्ट में क्लियर किया था कि डेप्रिसिएशन यहां लिखा जाएगा, व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, निवेश क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। इसके बाद में देखिए, व्यवसाय द्वारा मजदूरी का भुगतान। देखिए, मजदूरी करने कौन जाता है, पारिवारिक क्षेत्र से लोग जाते हैं, अपना श्रम वहां बेचते हैं और बदले में मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, और मिलेगा किसको, परिवार को मिलेगा, इसलिए 4000 करोड़। वेतन हमारे परिवार से लोग जाते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको वहां वो वेतन मिलता है। 2839 करोड़ रुपए वेतन के रूप में प्राप्त हुए। तो ये भुगतान इनका है, प्राप्तियां परिवार की है। इसी प्रकार से अब देखिए, अवितरित लाभ, जो लाभ का अंश जो कि बांटा नहीं गया, तो अवितरित लाभ मैंने बोला कि व्यवसायिक क्षेत्र लाभ को नहीं बांटता है, तो वो निवेश में रहेगा। ये देखिए, 72 करोड़ निवेश में रहेगा। जो लाभ बांटा नहीं गया, न तो परिवार को प्राप्त हुआ, न व्यवसायिक क्षेत्र में, वो बैंक में जमा है, अवितरित लाभ। तो ये व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, और इन्वेस्टमेंट यानी वित्तीय संस्थाओं की प्राप्ति है। इसके बाद में देखिए, किराया, हमने कोई भवन उधार दे रखा है, भवन किराए पे दे रखा है, हमने कोई जमीन किराए पे दे रखी है, तो व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा उसको किराया दिया जाता है 200 करोड़ रुपए। तो व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, और हमारी प्राप्तियां 200 करोड़ रुपए की। इसी प्रकार से रॉयल्टी, किसी ने कोई खोज करी है तो उसको रॉयल्टी देता है व्यवसायिक क्षेत्र। मैंने कुछ किताबें लिखी है, तो उस किताबों का रॉयल्टी, जितनी किताबें बिकती है उस हिसाब से रॉयल्टी मिलती है। तो ये रॉयल्टी का भुगतान व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, मिलता किसको है, परिवार को। इसके अलावा देखिए, स्वरोजगार की आय, जिसके बारे में हमने बात करी, जैसे कोई पान वाला है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई किराने की दुकान खोल के रखा है, कोई मेडिकल की दुकान खोल रखा है, उसने खुद ने ही रोजगार दे रखा है। तो हमने इसमें कल डिस्कस किया था कि स्वरोजगार की आय और प्रोप्राइटर की आय होती है, वो व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, वो आती का है, परिवार में आती है। तो स्वरोजगार की आय 3601, अगर प्रोप्राइटर की आय आएगी तो भी यही जुड़ेगी। इसी प्रकार से देखिए, लाभांश 610 करोड़ रुपए का लाभांश मैंने बोला कि हमने कोई शेयर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर हमको लाभांश मिलता है, उस पर हमको डिविडेंड मिलता है। तो व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है, और डिविडेंड कहाँ आएगा, परिवार में आएगा। तो ये पारिवारिक क्षेत्र की प्राप्तियां होगी। इसके बाद देखिए, हमको कोई फीस देनी पड़ी, जैसे हमने कोई सरकारी सेवा का प्रयोग किया, जैसे हमने सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो हमको वहां पर फीस देनी पड़ेगी। और हम बिना लाइसेंस के स्कूटर चला रहे थे, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे थे, हमने नो पार्किंग में कार को खड़ी कर दिया, तो जो जुर्माना लगा, तो ये फीस व जुर्माना
हमको देना पड़ेगा, फीस भी हमको देनी पड़ेगी, जुर्माना भी हमको देना पड़ेगा, पर लेगा कौन? लेगी सरकार। तो ये हमारा तो भुगतान है, मिलेगा किसको? ये सरकार को मिलेगा। ये देखिए 63 करोड़ रुपए सरकार की प्राप्तियां, हमारा भुगतान। बचते देखिए हमारी बचत है, तो बचत को हम घर पे तो नहीं रखेंगे, उस बचत को हम क्या करेंगे? बैंक में जमा करा देंगे। तो बचत, हमारी जो बचत है वो 916 करोड़ रुपए, ये हमारी बचत हम बैंक में जमा करा देंगे, तो 916 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हो गई। इसके बाद में देखिए सरकारी बचत, सरकार जो बचत करती है, सरकार के पास पैसा बच गया तो वो भी बैंक में जमा करेगा, 867 करोड़ रुपए की सरकारी बचत हो गई। निर्यात, निर्यात ये लोग करेंगे, तो विदेशियों को पैसा देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा? ये निर्यात करेंगे व्यवसायिक क्षेत्र वाले, तो निर्यात से हम इनको इनकम प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र को, कोई सूती वस्त्र बेच रहा है तो सूती वस्त्र उद्योग को इनकम प्राप्त होगी, कोई सीमेंट का निर्यात कर रहा है तो सीमेंट उद्योग को निर्यात इनकम प्राप्त होगी। यानी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट से व्यवसायिक क्षेत्र को इनकम मिलेगी 590 करोड़ की। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो खरीद की जाती है, ये सरकार का भुगतान है, मिलेगा व्यवसायिक क्षेत्र को। ये देखिए, अब हमने देखिए कि सारी एंट्री की अगर हम चर्चा करें तो लगभग जो भी एंट्री है, हाँ देखिए ये सारी एंट्री टिक हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारी हो गई, ये दोनों हो गई, ये हो गई, ये हो गई पूरी। ये देखिए कंप्लीट है, ये भी हो चुका है डिस्कस, ये हो चुकी है, ये तीनों हो चुकी है। ये देखिए सारी हमने 33 जो एंट्री है उनको डिस्कस कर लिया। अब आपको देखना है कि राष्ट्रीय आय लेखा का क्या करते हैं। तो हमने क्या किया, सुविधा के लिए 9721 इनको जोड़ लिया, इन सबको जोड़ा तो आया 11506, इन दोनों को जोड़ा था 739, इन दोनों को जोड़ के ये घटाया तो 1176, इन तीनों को, चारों को जोड़ा तो आया 605, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये इनका जोड़ आएगा आपका 0712। ओके, इसके बाद में देखिए अब लेखा क्या होता है, व्यवसायिक क्षेत्र के कुल भुगतान। ये भुगतान देखो, किराए के रूप में, स्वरोजगारों की आय, मजदूरी का भुगतान है, वेतन का भुगतान है, उसके बाद में लाभांश, उसके बाद में जो भुगतान किए गए किराए के रूप में, ये रॉयल्टी के रूप में, ये स्वरोजगारों की आय के रूप में, इसके अलावा लाभांश, ये सारा मिलकर व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान हुआ। ये व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान। इसके अलावा उन्होंने व्यवसायिक क्षेत्र ने जो पूंजी उपभोग भत्ता दिया वो, और इसके अलावा 72 अवितरित लाभ मिलाकर ये व्यवसायिक क्षेत्र का भुगतान है। सरकार को अप्रत्यक्ष कर दिया, उत्पादन कर दिया, ये सब्सिडी। इसके बाद में विदेशों से जो जो सामान खरीदा, चाहे शिष्टमंडल पर खर्चा किया, चाहे विदेशों से सैनिक ठिकानों पर व्यय किया, या विदेशों से कच्चे माल का आयात किया, या विदेशों में सुरक्षा सामग्री की खरीद की, ये कुल मिलाकर व्यवसायिक क्षेत्र के कुल भुगतान आए 14,026 करोड़। अब व्यवसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां क्या है? ये प्राप्तियां हमने टिकाऊ वस्तुओं पर जो खर्चा किया, हमने गैर टिकाऊ वस्तुओं पर खर्चा किया, हमने सेवाओं पर खर्चा किया, कुल इतना खर्चा किया। इसके अलावा निवेश पर जो खर्चा हुआ वो सारा मिलाकर ये हुआ। सरकार के द्वारा 1276 रुपए की खरीद की गई, विदेशों से जो उनको निर्यात करने से प्राप्त हुआ 14,026। तो यहाँ आप देखिए ये भी 14,026 है और ये भी 14,026 है, यानी जो व्यवसायिक क्षेत्र का खाता है वो एकदम संतुलित है। उनको इनकम प्राप्त हुई 14,026 करोड़ रुपए की, और उनका खर्चा भी 14,026 करोड़ का हुआ। अब परिवार ने किस पे खर्चा किया? स्थायी से वस्तुओं पर खर्चा किया, अस्थायी वस्तुओं पर खर्चा किया, सेवाओं पर खर्चा किया। इसके अलावा जो बचत हो गई उनको बैंक में जमा करा दी। इसके अलावा हमको प्रत्यक्ष कर देने पड़े, इसके अलावा हमको फीस व जुर्माने देने पड़े। कुल हमारा खर्चा हुआ 12,807 करोड़ रुपए, ये हमारा खर्चा हुआ। अब परिवार को जो इनकम प्राप्त हुई, परिवार को इनकम प्राप्त हुई वेतन के रूप, मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, किराए के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, स्वरोजगारों की आय, लाभांश के रूप में, प्रोपराइटर की आय, ये सारी की सारी हमारी इनकम है। इसके अलावा सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी, सरकार ने हस्तांतरण भुगतान दिए, वो हमारी इनकम है। और राष्ट्रीय ऋणों पर हमको ब्याज मिला। और विदेशी जो लोग हमारे जो रिलेटिव बाहर रह रहे थे उन्होंने 89 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार की कुल इनकम आई 12,800, परिवार की कुल इनकम हुई 12,807 करोड़ रुपए, और सरकार हमारा खर्चा भी 12,807 करोड़। इसके बाद देखिए विदेश निवेश क्षेत्र में खर्चा 633 करोड़, इन्वेंट्री विनियोग था 683 करोड़। इसके बाद शोध व अनुसंधान पर जो शोध व अनुसंधान पर 385 करोड़ खर्च किए गए, और
व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद की गई, ये इनका भुगतान है, ये आया। इसके बाद 74 करोड़ रुपए विदेशों में निवेश किया गया, तो कुल मिलाकर 2522 करोड़ रुपए निवेश खाते से निकले, यानी बैंकों से निकले। अब बैंकों को प्राप्त कहां से हुई है, तो देखिए बैंकों को प्राप्त हुए इन्वेस्टमेंट में, ये जो था पूंजी उपभोग भत्ता, यानी पूंजी उपभोग का जो खर्चा लगा, और अवितरित लाभ जो बैंकों में जमा करा दिए गए। हमारी बचत हमने बैंक में जमा करा दी, व्यवसायिक क्षेत्र की बचत थी उन्होंने भी बैंक में जमा करा दी। कुल मिला के निवेश में यहाँ 2522 करोड़ रुपए और यहाँ पे भी 2522 करोड़ रुपए। सरकार को जो इनकम प्राप्त हुई, सरकार को इनकम प्राप्त हुई, ये देखिए, ये अप्रत्यक्ष कर, ओके। उसके बाद में सरकार को ये अप्रत्यक्ष के रूप में, ये उत्पादन कर के रूप में, ये अनुदान सरकार ने दिया, तो कुल इतने ही बचे सरकार के पास। उसके बाद हमने व्यक्तिगत आय कर दिया, तो सरकार के पास 2107 और बढ़े। फिर हमने 63 करोड़ रुपए का फीस और जुर्माना दिया, सरकार के पास और इनकम हुई, तो कुल मिला के 1176, और ये मिलाकर सरकार को मिला 3346 करोड़ रुपए सरकार के पास आ गए। कैसे कैसे आए, अप्रत्यक्ष कर के रूप में, उत्पादन कर के रूप में आए, प्रत्यक्ष कर के रूप में आए, फीस व जुर्माने के रूप में आए, और सरकार ने 112 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो सरकार के पास बचे 3346 करोड़। अब इसमें से सरकार ने 1277 करोड़ रुपए के तो सामान खरीद लिए खुद के लिए, खुद के जो सरकार के जो कार्यालय है उनके लिए फर्नीचर खरीद लिए, सरकार कार्यालय का निर्माण कर लिया। सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन के रूप में 389 करोड़ रुपए दे दिए, 120 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के रूप में दे दिए, और अन्य जो ट्रांसफर पेमेंट दिए 703 करोड़ रुपए। इसके अलावा सरकार का इतना पैसा बच गया तो उसने बैंक में जमा करा दिया, और कुल मिलाकर सरकार का 3346 करोड़ सरकार के पास थे, 3346 करोड़, खर्चा भी 3346। अब विदेशी व्यापार की इनकम कहां से हुई, विदेश व्यापार को हमने निर्यात किया तो 590 करोड़ है, और विदेशियों से हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भेजा, तो कुल विदेशी मुद्रा आई हमारे पास 679 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आई। उसमें से हमने 305 करोड़ रुपए जो थे वो तो देखिए विदेशों से सुरक्षा सामग्री की खरीद कर ली, 30 करोड़ रुपए हमने विदेशों में शिष्टमंडल भेजा उस पर खर्च कर दिए, 80 करोड़ रुपए विदेशी ठिकानों पर हमने खर्च कर दिए, 190 करोड़ विदेशों से कच्चे माल का आयात कर लिया। उसके बाद 74 करोड़ हमने विदेशों में निवेश कर दिए, कुल मिलाकर हमारे 697। तो यहाँ देखिए आप व्यवसायिक क्षेत्र में देखेंगे तो 14,026 करोड़ रुपए इनकी प्राप्तियां, 14,026 करोड़ इनकी भुगतान है। व्यवसायिक हमारी प्राप्तियां 12,807 करोड़ है, हमारा भुगतान है 12,807 करोड़। निवेश खाते की प्राप्तियां 2522 और इनका भुगतान भी 2522 है। सरकार की प्राप्तियां हैं 3,346 करोड़ और सरकार का भुगतान भी 3,346 करोड़ का ही है। और विदेशी प्राप्तियां हमारी है 679 करोड़ और भुगतान भी 79 करोड़। तो हम इधर से जोड़ेंगे तो आएगा 33,380 और इधर से भी जोड़ेंगे तो 33,380। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स लेखा होता है उसमें दोनों साइड से एक एक एंट्री अगर आप सही करेंगे तो दोनों साइड से बराबर आएगा। और ये जैसे एक संतुलित बजट होता है वैसे ही ये संतुलन की स्थिति को बताती है। तो इस सवाल के माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार से मैट्रिक्स लेखा तैयार किया जाता है और अलग अलग एंट्री है उनमें से किस एंट्री को कहां पर आपको रखना है, इसको आप आसानी से इसमें समझेंगे। हालांकि अभी हमने एक ही सवाल का डिस्कशन किया है, ये थोड़ा बड़ा होता है तो हम आगे और 4-5 सवाल आपको इन वीडियो के माध्यम से कराएंगे, तब आप धीरे धीरे कौन सी एंट्री किधर जाएगी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप जब भी इस वीडियो को करें, इस वीडियो के माध्यम से सवाल हल करें तो आप थोड़ा स्पीड जो है वो बहुत बढ़ा देंगे तो आपको नहीं आ पाएगा। आप थोड़ा पेन और कॉपी साथ में लें और ये जैसे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ पहले ये चार्ट बनाएं और चार्ट बना के साथ जैसे मैं बोलता हूँ आप हर में ये सोचें कि किसका भुगतान है किसकी प्राप्तियां हैं, क्योंकि देखिए भुगतान सारे यूं है और प्राप्तियां सारी हॉरिजॉन्टल है, यानी ये सब प्राप्तियां हैं और ये सारे के सारे क्या है भुगतान है। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं कि सारे हॉरिजॉन्टल प्राप्तियां हैं, सारे वर्टिकल जो है वो आपके भुगतान है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऐसे ही 4-5 वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें अलग अलग सवाल लेकर राष्ट्रीय आय लेखा के माध्यम से, लेखांकन के माध्यम से किस प्रकार से मैट्रिक्स टेबल को तैयार किया जाता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।